हेलो प्रिय दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी में जो वर्ड विचार का टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसी का भाग सेकंड आज मैं लेकर आई हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने वर्डों के विचार से वर्ड पढ़े थे, वर्ड की परिभाषा पढ़ी थी, वर्ड के प्रकार पढ़े थे। हमने 2 प्रकार में हमने इन्हें बांटा था, जिसमें स्वर और व्यंजन, और जिनमें हमने स्वर को शुरू कर दिया था। आज हम स्वरों का वर्गीकरण जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वरों को हमने किस किस तरीके से बांटा है। तो ये रहा वर्ड विचार का टॉपिक, भाग 2, स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर हमारे कौन कौन से थे। तो स्वर हमारे थे, एक तो था आ, फिर बड़ा आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर थे। यानी कि अब हम जो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे वो इन्हीं स्वरों को, यानी कि इन्हीं 11 स्वरों को हम बांटेंगे। किस किस आधार पर बांटेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने स्वरों का जो वर्गीकरण किया है वो मात्रा के आधार पर किया है। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। यानी मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से में? हर्ष, इन्हें हम इन्हीं के ये नाम है। हर्ष कह सकते हैं, लघु कह सकते हैं, एक मात्रिक हो सकता है, मूल या अखंडित। यानी इन किसी भी नाम से अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो समझ लो एक ही है वो। यानी कि हर्ष को ही हम लघु भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक भी बोला जाता है, और इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं, इन्हें अखंडित स्वर भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखो, हर्ष का मतलब होता है, यानी कि ये जो है ये पर्यायवाची है, हर्ष है, लघु है, यानी कि छोटा। छोटे का मतलब हुआ जिनका उच्चारण करने के लिए हमें बहुत ही कम समय की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। यानी कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है उच्चारण करने में। और एक मात्रिक कैसे बोलते हैं? देखो, क्योंकि इनमें जो होता है, देखो जैसे आ है हमारा, क्या है? आ। तो आ जो है वो आ की जो मात्रा है वो एक ही मात्रा होती है। ई है, ई की भी एक ही मात्रा, यानी इन्हें जब हम काउंट करते हैं तो एक मात्रा के रूप में ही काउंट करते हैं। क्योंकि इन्हें हम, और अगर इनके हम टुकड़े करें तो क्या इनके टुकड़े हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी आ को और हम 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते, ना ही इसे ई को कर सकते हैं, है ना, ना ही इस ऊ को कर सकते हैं जो हर्ष ऊ होता है, छोटा वाला ऊ होता है, ना ही हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो मात्रा होती है वो भी एक ही होती है। और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी अन्य स्वर या किसी भी अन्य वर्ड से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं। और अखंडित स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें के हम खंड नहीं कर सकते, इसलिए ये अखंडित स्वर हो जाते हैं हमारे। तो मात्रा के आधार पर हमारे कितने स्वर हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। यानी कि मात्रा के आधार पर तो 3 हैं, मात्रा के आधार पर तो 3 स्वर हमने बांटे हैं। किसमें? सबसे पहला है हर्ष, लघु, एक मात्रिक, मूल या अखंडित, ये सभी एक ही हैं। और इनमें जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये तो हो गए हमारे हर्ष स्वर। अभी और बच गए हैं, यानी हमें 11 स्वरों को बांटना है ना। तो देखो, अब नीचे बढ़ते हैं। दीर्घ या गुरु, यानी कि जो लघु था उसी का दीर्घ क्या हो जाएगा? अपोजिट, गुरु। 2 मात्रिक, संधि या खंडित स्वर। अब इन्हें दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? दीर्घ स्वर इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में जो टाइम होता है वो ज़्यादा, यानी हर्ष की अपेक्षा ज़्यादा लगता है। जो हमने ऊपर पढ़े थे, ये जो अ, ई और वो जो री हैं, इनकी अपेक्षा इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। और ये 2 मतलब गुरु भी होते हैं, यानी गुरु और दीर्घ एक ही बात है। और 2 मात्रिक, इसमें 2 मात्राएं होती हैं। 2 मात्राएं कैसी होती हैं? देखो, जो हमारा आ है, अगर हम इसे अगर हम बांटें तो इसे हम इस तरीके से बांट सकते हैं, आ प्लस आ।
इस तरीके से हम इसे बांट सकते हैं, इसीलिए इन्हें संधि स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये बट सकते हैं। और इन्हें खंडित स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका हमने खंड कर दिया। लेकिन इस आ को क्या हम और खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन इस आ के हमने खंड कर दिए, एक ये आ, एक ये आ, और ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बड़ा आ बन जाएगा। तो देखो, एक इस वाले आ की एक मात्रा और इस वाले आ की एक मात्रा, तो कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्राएं हो गई। इसलिए इन सभी को हम दो मात्रिक भी बोलते हैं। देखो, दो मात्रिक, अब जैसे ये बड़ी ई है तो इसमें भी हमारा देखो ई प्लस ई बराबर क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा, है ना। ऐसे ए जो होता है ये भी आपको बाद में बताएंगे। देखो, इन्हें दो मात्रिक स्वर कहा जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। और जो मतलब एक मात्रिक स्वर थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 4। उनकी संख्या कितनी थी? 4। तो हो गए आपके पूरे 11। लेकिन हमने मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। तो जो तीसरा है हमारा वो है हमारा प्लुस स्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने मतलब स्वर तो हमारे 11 होते हैं, 4 आपने हर्ष स्वर कर दिए, 7 आपने दीर्घ स्वर कर दिए, तो फिर प्लुस स्वर में क्या आएगा? तो देखो, पहले इसे देखते हैं, इसके बाद प्लुस स्वर पे आएंगे। तो ये जो हमारे जो 3 थे, ये 3 हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? दीर्घ के। यानी कि आ प्लस आ, यानी कि उसी का रूप दीर्घ हो रहा है, इसलिए इन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि कैसे ये होते हैं। और उसके बाद जो आपका जो, जैसे आपने केरल लिखा, अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो ये एक ही मात्रा है, तो ये 2 मात्राएं कैसे हो गई? तो देखो, 2 मात्राएं वो ऐसे हो जाती हैं, जो आपका ये जो ए है ना, ए, ये आपका बना होता है अ प्लस ई से बना होता है। किससे बना होता है? अ प्लस ई से बना होता है। तो एक मात्रा आ की हो गई, एक मात्रा ई की हो गई, तो कितनी मात्राएं हो गई? 2 मात्राएं हो गई, है ना। ऐसी जो हमारा बड़ी ए है, ये वाली, ये जो बड़ी ए है, ये भी हमारी ये आ से बनी होती है और ए से बनी होती है। आ और ए से, तो एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्राएं हो गई। और ये जो हमारा छोटा ओ है, ये बना होता है हमारा अ से और ऊ से बना होता है। तो इसमें भी एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, कितनी मात्राएं हो गई? 2। यहाँ पे ये बड़ा ओ है, ठीक है। तो ये बना होता है हमारा अ प्लस ओ से बना होता है, ठीक है। तो जब हम संधि पढ़ेंगे तब इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसीलिए इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। और इनमें एक चीज़ और, जो हमारे ये लास्ट के जो ये 4 हैं ना, ए आई ओ औ, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। ये 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनका जो मतलब निर्माण होता है, यानी इनका जो निर्माण होता है वो 2 अलग अलग स्वरों से होता है। देखो कैसे, यानी कि जो हमने ए का निर्माण किया था तो किससे हुआ था? ये आ और ई से हुआ था, है ना। यानी कि 2 स्वर मिले थे इसमें, तब हमारा एक स्वर बना है। ऐसे ही हमारा जो बड़ी ए है, इसमें किससे बनता है? ये बनता है हमारा आ से प्लस ए से बनता है, बड़ी ए। इसलिए ये भी हमारा 2 स्वरों से मिलकर बना है, 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बना है। अब आप ये कह रहे होंगे कि मैम ये जो हमारे आ, ई और ऊ हैं, ये भी तो 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, तो ये संयुक्त स्वर क्यों नहीं है? ये संयुक्त स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ही परिवार से मिलकर बनते हैं। यानी आ जो बनाया था हमने, वो अ प्लस आ से ही बना था, कोई अन्य दूसरा परिवार नहीं था, ठीक है। कोई दूसरा अन्य स्वर नहीं था, ये एक ही स्वर से बने थे, इसलिए ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये हमारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं 4। जिस तरीके से हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उसी तरीके से हमारे संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। कौन कौन से? ए आई ओ औ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारे मात्राओं के आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में बांटा। पहला एक मात्रिक और दूसरा द्विमात्रिक। एक मात्रिक में हमारे एक मात्रिक में हमारे अ, ई, उ और री, ये 4 हैं। और द्विमात्रिक में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
औ। तो ये हमारे 7 हो गए। तो इस तरीके से हमने अपने 11 स्वरों को बांट दिया। अब बचा आपका प्लुत स्वर। तो देखो प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें 2 मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है। 2 मात्राओं से भी अधिक का जब हमें समय लगता है तो वहाँ हमारा प्लुत स्वर होता है। इनका उच्चारण जब भी हम करेंगे तो इनमें 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो आप मतलब जैसे आपने कोई आपके पास बैठा है, यानी आपके जो भाई हैं वो आपके पास ही बैठे हैं, तो आप धीरे से बोल देंगे भैया, भैया, है ना। अगर आपके भैया दूर बैठे हैं, कहीं दूर बैठे हैं, तो आपको जब उन्हें बुलाना हो तो आप कैसे बुलाते हैं उन्हें? भैया, या ऐसे, इस तरीके से, है ना। यानी जो आपने ये जो दीर्घ स्वर था ये वाला, तो आपने इसे थोड़ा लंबा खींचा कि नहीं? हाँ। तो ये जो आपने जो लंबा खींचा है ना, यही किसका एग्जाम्पल है? यही हमारे प्लुत स्वर के एग्जाम्पल है। ये ज़्यादातर जो हमारे गायकार होते हैं, है ना, ये यूज़ करते हैं अपनी ध्वनि निकालने, अ करते हैं, आ करते हैं, तो उन्हें प्लुत स्वर का वो काफ़ी यूज़ करते हैं, है ना। जैसे आप ओम बोलते हैं, ओम, तो आपने ओ को ज़्यादा खींच दिया। यानी किसी भी स्वर को जब आप ज़्यादा खींच देते हैं, मतलब 2 मात्राओं से ज़्यादा समय जब उसमें लग जाता है, तो तभी वो क्या बन जाते हैं? हमारे प्लुत स्वर बन जाते हैं। और जो प्लुत स्वर की जो संख्या है वो हमारी 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। 8 वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो हमारा आ होता है, दूसरा, और जो हमारे दीर्घ स्वर के थे, यानी कि 2 मात्रिक वाले जितने भी स्वर थे जो हमारे सातों, ये रहे, ये वाले, ये सातों होते हैं। और इनमें आप एक ये वाला आ, यानी हर्ष स्वर का आ और मिला दो तो ये हमारे प्लुत स्वर हो जाएंगे। यानी प्लुत स्वर कितने होते हैं? 8 हो जाते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि आपने मैम इन तीनों को क्यों नहीं लिया प्लुत स्वर में? तो देखो, प्लुत स्वर के लिए क्या होता है, आप किसी भी स्वर को ज़्यादा खींचते हैं, तो आप अ को ज़्यादा खींचो, तो वो आ ही रहेगा, यानी कि बड़ा दीर्घ आ नहीं बना, है ना। लेकिन अगर आप हर्ष उस ई को प्लुत स्वर बनाना चाहें तो वो बनेगा ही नहीं। आप बनाकर देखो, ई बोल कर देखो, ई, तो आपने ई तो बोल दिया, लेकिन इसे प्लुत स्वर बनाओ तो आप बोलेंगे ई, तो यानी कि वो प्लुत स्वर बना ही नहीं, वो पहले दीर्घ स्वर बन गया ये वाला, तब जाकर प्लुत स्वर बनेगा। तो यानी कि जो हमारा हर्ष ई और हर्ष ऊ होता है, इनका प्लुत स्वर बनता ही नहीं है। पहले ये अपने दीर्घ स्वर में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये प्लुत स्वर बनते हैं। तो यानी कि जो आपने प्लुत स्वर बनाया वो किसका बनाया? दीर्घ का बनाया, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे स्वर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? प्लुत स्वर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम री का भी प्लुत स्वर नहीं बना सकते, क्योंकि जो री होगा ना, ये भी हमारा पहले दीर्घ री में कन्वर्ट हो जाएगा। दीर्घ री जो हमारी, इस तरीके से हम 2 बार इस तरीके से गुंडी कर देते हैं इसकी, तो ये हमारा दीर्घ री होता है जो संस्कृत में होता है। तो जब भी हम री का प्लुत स्वर बनाएंगे तो ये पहले अपने दीर्घ री में चेंज हो जाएगा, तब जाकर प्लुत बनेगा। तो इन तीनों का प्लुत नहीं बनता है। ई, छोटा ऊ और री का हम प्लुत स्वर नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारी जो प्लुत स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है, ठीक है। तो हमने मात्राओं के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से? हरस, लघु, एक मात्रिक, मूल, अखंड, इनमें बांटा सबसे पहले। उसके बाद हमने दीर्घ, गुरु, 2 मात्रिक, संधि, खंडित स्वर में बांट दिया। और तीसरा बांटा हमने इन्हें किसमें? प्लुत स्वर में बांट दिया। किसमें बांट दिया? प्लुत स्वर में, ठीक है। और ये रहे हमारे प्लुत स्वर के एग्जाम्पल, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं? प्लुत स्वर हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब बांटेंगे हम, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति आपको लग रही होगी कि ये क्या चीज़ है, बड़ी कठिन लग रही होगी आपको, पर ये बहुत ही ईजी है, सबसे सरल तो यही है। यानी ओष्ठाकृति के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ओष्ठाकृति का मतलब होता है जब भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति कैसी है, यानी किस शेप में है, होठ किस आकार के बन रहे हैं, उन्हें हम ओष्ठाकृति बोलते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा।
पहला है वृत्ताकार स्वर, इन्हें हम वृत्तमुखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी भी। अगर आपके एग्ज़ाम में लिखा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, वृत्तमुखी यानी वृत्ताकार को ही हम वृत्तमुखी भी बोलते हैं। अब देखो इसका संधि विच्छेद करो, वृत्ताकार यानी कि वृत्त के समान आकार। वृत्त का मतलब गोल होता है ना आपका, तो यानी कि जब आपका मुंह का आकार कैसा हो जाए? गोल। अब ये नहीं आप प्रकार लेकर बैठ जाओ देखें हाँ बिल्कुल गोल है या नहीं, मतलब गोल की आकृति ले लेता है हमारा मुंह, तो उसे हम बोलते हैं वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा अवृत्ताकार। कौन सा होता है? अवृत्ताकार, इसे हम अवृत्तमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवृत्तमुखी यानी कि जो मुंह का आकार है वो वृत्त के समान नहीं, जहाँ पर भी अ शब्द लग जाता है उसका मतलब क्या होता है? आ वर्ण लगते ही उसका मतलब नहीं हो जाता है, यानी कि वृत्त के समान आकार नहीं। तो यानी कि जब जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति वृत्त के समान ना हो उसे हम अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं, और अगर वृत्त के समान आकृति हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर अब आप बोल कर देखें, वही 11 स्वर कौन कौन से? अ आ ई है ना, पूरे आ से औ तक 11 स्वरों को बांट कर देखो। तो देखो जब भी आप ऊ बोलेंगे ना, ऊ, तो आप अपने होठों को देखना गोल यानी कि गोल बन जाएंगे, एकदम वृत्त के समान रूप ले लेते हैं। ऊ ऊ ओ औ, और ये वाला जो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले इन चारों को देखो। तो ये 4 हो गए हमारे, है ना, ऊ ऊ ओ और औ। अब और जो स्वर हमारे बच गए, कितने बच गए? 7। जो 7 स्वर हमारे यानी कि वृत्ताकार स्वर कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। तो जो 7 हमारे बच गए, अब उन्हें बोलकर आप देखें, यानी कि आ आपका बच्चा सबसे पहले। तो क्या आ जब आप बोल रहे हैं तो आपका जो होठों की आकृति है, होंठ आपके गोल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। आप दीर्घ आ बोलकर देखें, आ तब भी नहीं हो रहे। ई बोलकर देखिए, बड़ा ई बोलकर देखिए, है ना। तो यानी जब भी हम इन्हें बोलकर देख रहे हैं तो हमारे मुंह की जो आकृति है वो गोल नहीं हो रही। तो बस यही डिफरेंस था दोनों में, कितना ईजी था। तो यानी कि जो हमारे अवृत्ताकार स्वर हो गए वो ये रहे आपका अ, आ, ई, री और ए, ऐ। तो यानी कि इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की जो आकृति होती है वो वृत्त के समान नहीं होती, तो अवृत्ताकार स्वर हो गए। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह की जो आकृति होती है यानी कि होठों की आकृति जो होती है वो वृत्त के समान होती है, इसलिए इन्हें हम वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब ये देखो हमारे स्वर तो होते हैं 11। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये क्या है? तो ये जो है ना, ये हमारा विदेशी स्वर है, आगत स्वर है, यानी कि विदेशी स्वर को हम आगत स्वर भी बोलते हैं, जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, यानी अंग्रेजी भाषा है उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे हिंदी शब्दों में, यानी इनसे मिलकर जो भी हमारे हिंदी शब्द बने होंगे वो सभी अंग्रेजी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका डॉक्टर हो गया, अब इसमें लगा होता है ये ऊपर डॉ, यानी कि जो साउंड देता है, ध्वनि देता है, वो ओ की तरह ही देता है। किसकी तरह देता है? ओ की तरह देता है। तो जब हम इस ओ को भी बोलेंगे तब भी जो हमारा मुंह का आकार होता है वो कैसा हो जाता है? होठों की आकृति कैसी हो जाती है? वृत्त के समान गोल हो जाती है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब जो ये जो ओ है, ये वाला ओ जो है ये किस मतलब ये वृत्तमुखी है या अवृत्तमुखी है? तो ये हमारा वृत्तमुखी में आएगा। ठीक है, ये हमारे हिंदी में नहीं है, ये विदेशी स्वर है। हिंदी में तो हमारे 11 ही स्वर हैं, पर इसे भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे संबंधित हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने सेकंड पढ़ लिया किसके आधार पर? ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने स्वर का वर्गीकरण कर दिया 2 भागों में, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं किसके आधार पर है। नेक्स्ट जो है वो हमारा जीभ के आकार क्रियाशीलता के आधार पर है, यानी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हमने स्वरों कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले 3 भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अग्रस्वर, और दूसरा हो जाता है हमारा मध्य स्वर, और तीसरा हो जाएगा पश्च स्वर। ठीक है, यानी कि मान लो जैसे ये हमारी क्या है? जीभ है, मान लो ये जीभ है, ठीक है,
ये हमारी क्या है, जीभ है। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जब हमारा जीभ का जो टिप वाला है, ये टिप वाला, ये जो टिप है जीभ की, ये अग्रभाग है हमारा, क्या है, अग्रभाग। जब जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है तो उन्हें हम अग्रस्वर बोलते हैं। जब हमारा बीच का यानी जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है ये क्रियाशील रहता है तो उसे मध्य स्वर बोलते हैं। और जब पश्च वाला भाग हमारा क्रियाशील रहता है जीभ का तो उसे हम पश्च स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोल कर देखें। जैसे आपने ई बोला, ई, तो ये लगता है कि जो जीभ का जो अग्र वाला भाग है यहीं से इसकी साउंड आ रही हो ना, ई, यानी अग्र वाला, जीभ का अग्र वाला भाग हमारा सक्रिय रहता है, क्रियाशील रहता है, ई, ए, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे अग्र स्वर हो जाएंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। ओनली अ जो होता है वो हमारा मध्य स्वर होता है, क्योंकि ये जो अ बोलते समय हमारी जीभ का बीच वाला यानी कि मध्य वाला भाग क्रियाशील रहता है। और पश्च स्वर में हमारे आ जाते हैं आ, उ, ओ और औ, यानी कि ये 5 जो हैं वो हमारे पश्च स्वर में आ जाते हैं। अब आप भूल जाएंगे कि मैम अब ये कैसे कैसे बांटे, तो सबसे ईजी है, देखो इन्हें बांटना कैसे बांटेंगे। सबसे पहले देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, बार बार फिर स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे अग्र स्वर है ना, अग्र, मध्य और पश्च, ये है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप मध्य को याद कर लो, यानी कि मध्य में क्या आ जाता है हमारा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक याद कर लो बस। अब आपको पश्च में क्या करना है, देखो पश्च जो है वो हमारे तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी अग्र मध्य पश्च, यानी कि तीसरे नंबर पर। तो समझ लो कि जो भी स्वर हमारा यानी स्वर जो है जो 3 की आकृति से बने हो वो सभी पश्च स्वर में आ जाएंगे। 3 की आकृति में देखो जो हमारा बड़ा आ है उसमें भी 3 आ रहा है ना, यानी कि 3, पहले 3 बनाओगे तभी तो आ बनेगा, तो यानी कि 3। देखो ऊ बनाते हैं तब भी ऐसे 3 आ रहा है, बड़ा ऊ बनाओगे तब भी ऐसे 3 बनेगा, तब जाकर ऐसे बनेगा, है ना। ओ बनाओगे तब भी आपका ऐसे 3 बनेगा, यानी कि जिनमें 3 की आकृति आपको दिखे समझ लो वो आपके पश्च स्वर हैं, तो है ना। और अग्र स्वर में अब जो बच गए आपके, इन्हें छोड़ के अब क्या क्या बच गए आपके, देखो अ और आ आपका यहाँ आ गया तो क्या बच गया, ई बच गया और बड़ा ई बच गया, है ना। ऊ और ऊ यहाँ आ गया तो आपका यहाँ पे री बच गया, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, ए और ए बच गया। तो यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। कितना सिंपल, बस आप मध्य मध्य याद कर लो, छोटा आ इसमें आ जाएगा। और पश्च में आप कितनी जो 3 की आकृति दे रहे हो वो आप पश्च में रख दो, और अब बाकी जो बच गए आपके वो सारे किस में आ जाएंगे, अग्र में आ जाएंगे। ये हो गया हमारा जीभ की आकृति पर स्वरों का वर्गीकरण। अब तालु की स्थिति के आधार पर हम देखेंगे। तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों को हमने बांटा है वो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। अब पहले तो आपको तालु पता होना चाहिए कि तालु किसे कहते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा दांत है, दंत। देखो इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर आप मान लेना, दोबारा से बना लेते हैं। ये क्या है, हमारा दांत है, ठीक है। और दांत जिससे हमारे जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मसूड़े ही तो बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, मान लो मसूड़े है ये हमारा। और मसूड़े को ही हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मूर्धा किसे कहते हैं, जिससे हमारे दांत लगे रहते हैं, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़े, उन्हें ही हम मूर्धा बोलते हैं। और मसूड़ों के बाद जो ये वाला भाग होता है ना हमारा पूरा यहाँ तक, ये हमारा यहाँ पे काकल होता है, जहाँ पे हमारे नासिका का जो मुंह खुलता है ना, यहाँ पर काकल होता है, काकल होता है। तो ये जो बीच का जो हिस्सा बचा है हमारा, यही क्या है, तालु है। क्या है ये, तालु, ठीक है। तो तालु के आधार पर हमने स्वरों कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। 4 भागों में देखो कैसे कैसे, देखो जब, और ये हमारी क्या है, यहाँ से ऐसी जीभ लगी होती है, ये क्या है हमारी जीभ। जब ये जीभ हमारी, ये जीभ का जो अग्रभाग है, ये वाला जीभ का अग्रभाग जब हमारे तालु के ये बिल्कुल आगे स्पर्श करता है, किसके, तालु के, जब ये आगे स्पर्श करेगा तो आप देखोगे एक बंद आकृति बन जाती है। आगे से ये बंद बन गई कि नहीं बन गई, यहाँ से तो खुली होगी लेकिन आगे से ये बंद आकृति हो गई। कैसी आकृति हो गई, बंद। ये हो गई आपकी बंद आकृति। कैसी हो गई आपकी, बंद। और इस बंद को ही हम संवृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवृत, संवृत।
ये बंद का ही पर्यायवाची है, यानी कि संवृत का मतलब होता है बंद। तो संवृत यानी कि जो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो तालु के आगे लग जाती है, यानी कि मुंह मतलब जो बंद हो जाता है, तब उसे हम संवृत स्वर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? संवृत स्वर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये देखो फिर से वही देखो, ये हमारा क्या है? मसूड़ा है यानी मूर्धा है, ये हमारा तालु है। और ये अब जब हमारी जीभ क्या हो मतलब आगे से बंद हो जाती है तब तो उसे हम समृत स्वर बोलते हैं, क्योंकि वो बंद हो जाता है। जब हमारा स्वर मतलब जब हमारी जीभ इस तरीके से, नहीं आगे से तो खुली हो लेकिन पीछे से बंद हो जाती है, अब ये नहीं बिल्कुल बंद पर बंद हो जाती है यहाँ से, यानी कि ये जीभ इस तालु को यहाँ टच कर रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं खुला। यानी कि अब मुँह हमारा कैसा है? खुला है, आगे से खुला है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? खुला। तो इसे ही हम बोलते हैं, खुले को हम बोलते हैं विव्रत। क्या बोलते हैं? विव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विव्रत। यानी कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ यानी कि तालु के पीछे की साइड से स्पर्श करती है, आगे से नहीं करती, तो उसे हम विव्रत स्वर बोलते हैं। अब एक कंडीशन ऐसी और आती है, कैसी? इस तरीके से देखो, यानी कि ये हमारा तालु है और जीभ जो होती है वो हमारी इस तरीके से स्पर्श कर जाती है, यानी कि बीच में कर जाती है। यानी अब देखो ये कौन सी स्थिति बनेगी? यानी एक स्थिति ऐसी भी बनती है जब हमारी जो जीभ होती है वो यानी आगे से इधर से खुला और इधर से बंद, तो यानी कि इसे हम बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अर्ध संवृत। क्या बोलेंगे? अर्ध संवृत, यानी कि अर्ध संवृत बोलेंगे, यानी आधा बंद और आधा खुला, और इसे बोलेंगे अर्ध विवृत। तो ये हो गया, यानी आधा जो खुला है ये हो गया अर्ध विवृत, और ये जो आधा बंद है इसे बोलेंगे अर्ध संवृत। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हमने तालु की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा? चार भागों में बांटा है, यानी कि संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे हैं संवृत स्वर। संवृत स्वर में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे ई, री और ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे आ जाते हैं संवृत स्वर में। और अर्ध संवृत स्वर में आता है हमारा ए और ओ, और विवृत स्वर में ओनली आ आता है, और अर्ध विवृत स्वर में हमारे आ, ए और औ आता है, ये हमारे अर्ध विवृत स्वर होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैम ये तो बहुत कठिन हो गई, ये तो हम भूल जाएंगे, कैसे याद रखेंगे? तो देखो इन्हें याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ, इन्हें आप कैसे याद रखें। देखो सबसे पहले हमारे हैं संवृत, उसके बाद है हमारे अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। ये बन नहीं रहा, थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ दोबारा से। सबसे पहले है संवृत, फिर यहाँ पे अर्ध संवृत है, अर्ध संवृत, फिर उसके बाद हमारा विवृत, और उसके बाद हमारा अर्ध विवृत। ये चार भागों में हमने बांटे हैं। अब देखो कैसे कैसे इन्हें रखना है आपको, एक बार में देखिए। सबसे पहले आप आ को बोलकर देखें, आ, तो आपका जो मुंह है वो आगे से आपको खुला हुआ दिखता है कि नहीं? आ बोले तो आगे से खुल जाता है, यानी जो हमारी जीभ है वो हमारे तालु को आगे से स्पर्श नहीं कर रही है ना, तो यानी मुंह आपका पूरा खुल रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे जो आ है ना, ये आ ही हमारा ओनली क्या होता है? विवृत स्वर होता है। ठीक है, आप आ को याद कर लीजिए बस। अब उसके बाद देखो आ के बाद अब इसका जो आधा होता है वो क्या होता है? अ होता है कि नहीं? तो जब आधा होगा तो वो आधा ही तो खुलेगा उसमें मुंह, तो उसमें आधा मुंह खुल रहा है, तो वो कहाँ आ जाएगा? हमारा अर्ध विवृत में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं, आपको पता है हमने बताए थे आपको संयुक्त स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से थे? ये देखो ये थे ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे 4 संयुक्त स्वर थे। तो
तो जो संयुक्त स्वर होते हैं ये हमारे चारों अर्ध में आते हैं। किस में आते हैं? अर्ध में आते हैं। तो अर्ध में अब देखो इन्हें कैसे बांटोगे, देखो अर्ध में आप बांटेंगे इस तरीके से, पहले ऊपर रखो, अर्ध समवृत्त में रखो, तो पहले क्या आएगा हमारा? ए आएगा। अब इसका बड़ा क्या होता है? ए, तो वो ए हम नीचे दें, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ये कैसे हटाएं? ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ओ, एक बार ओ यहाँ ऊपर और एक बार ये बड़ा ओ हमारा नीचे। तो समझ में आया होगा, यानी चार संयुक्त स्वर हमारे आ चुके हैं। यानी कि जो बड़ा आ है वो विवृत स्वर, बड़ा आ विवृत स्वर, छोटा आ जो हमारा है वो अर्ध विवृत स्वर हो जाता है। इसी में अब जो संयुक्त स्वर हमारे चार थे, ए एक बार ऊपर रखो एक बार नीचे रखो, तो ये हमारा हो गया अर्ध समृत, ये हो गया अर्ध विवृत। और ये जो छोटा ओ है इसे ऊपर रख दो तो ये हो जाएगा अर्ध समृत, और ये बड़े वाला ओ जो है वो अर्ध विवृत हो जाएगा। अब जो आपके स्वर बच गए, कितने बच गए? 5 बच गए। तो वो स्वर सारे किस में आ जाएंगे? आपके समवृत स्वर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? समवृत स्वर में आ जाएंगे। तो बस अब ऊपर रख दीजिए आप ई, बड़ा ई, और यहाँ पे री, ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे पांचों किस में आ गए? अब आपके समवृत स्वर में आ जाएंगे। तो हमने अब स्वरों का वर्गीकरण कर चुके हैं हम। कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं पूरा। देखो स्वरों का वर्गीकरण आज हमने किया था, किस किस के आधार पर किया था? सबसे पहले हमने किया था मात्राओं के आधार पर, ये रहा, यानी सबसे पहले हमने किसके आधार पर किया था? मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर हमने 3 प्रकार के स्वर देखे थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। उसके बाद हमने किया था ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे 2 थे, 2 भागों हमने बांटा था, पहला था वृत्ताकार और दूसरा था अवृत्ताकार। और जो तीसरा हमने बांटा था वो बांटा था हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हमने स्वरों कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में। और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में बांटा तालु की स्थिति के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया, समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, तो देखना ना भूलें हमारी नेक्स्ट वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर वीडियोज़। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।